हेलो आर्यवंश, ठीक है। जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइएस के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। जैसा कि अभी आपने पिछला वीडियो जो आपने देखा था कि हमें यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, या स्टेट पीसीएस के लिए हमें कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, वो पिछला इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप देख सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्प्रेड हो, सभी दूर दराज के लोगों को पहुंचाइए। और सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा प्लीज़ आप कोशिश कर सकते हैं, अगर बढ़ जाए तो बेटर होगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हम टारगेट करते हैं कि फरवरी ख़त्म होते होते 5K का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। तो इतना तो आप कर सकते हैं कि 5K सब्सक्राइबर आप हमारा करा दीजिए। जैसे ही 5K सब्सक्राइबर आएगा, बहुत सारी हमारे अनाउंसमेंट्स हैं। आप लोग का प्यार रहा, बहुत सारे कोर्सेस हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाना शुरू कर देंगे। उसके लिए प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए। जैसा कहा था, मैं एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज एनसीईआरटी बैच फॉर यूपीएससी बाय मी, इंजीनियर अनु सर। क्लास 9 की एनसीईआरटी है, टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्लास 9 की है ये। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है न्यू वाले में, और ओल्ड एनसीईआरटी अगर किसी के पास होगी तो उसमें चैप्टर नंबर ये 5 लिखा। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अभी यही चलने दीजिए, एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी चलेगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए ओवरव्यू दिया हुआ है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी, जैसे अभी अगर पिछला टॉपिक जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जो भी बच्चे में से जुड़े हुए हैं अभी तक, प्रीवियस 3 चैप्टर या 4 चैप्टर तक हमने यही चर्चा की केवल कि डेमोक्रेसी क्या है। मतलब इस बुक में 4 चैप्टर तो आपको इस बारे में दी गई है कि डेमोक्रेसी क्या है। आप समझिए कितनी आसानी से अगर हम पूछते हैं किसी से कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो हम कह देते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। क्या इतना ही बोलने से डेमोक्रेसी हो जाता है? इस बात को समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी कीवर्ड को समझाने के लिए 4 चैप्टर एनसीईआरटी ने लिखा है क्लास 9th में। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट होता है, या उसके बारे में सही नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे प्रीवियसली जुड़े होंगे हमसे, उनको पता होगा कि हमने कैसे उस सारे 3 चैप्टर को समझाया है। जो लोग नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से एक नए बैच में वो सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। या केवल इतना कह देने से कोई देश ये कह देता है कि हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शन हो रहा है, हम डेमोक्रेटिक देश है, बट वो इलेक्शन कैसे हो रहा है? वो इलेक्शन हो सकता है कि अनफेयर मीन्स से हो, बूथ कैप्चरिंग से हो, मसल पावर पे हो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर वो इलेक्शन करवा रहा है, कोई देश इलेक्शन करा रहा है और कोई मल्टी पार्टी सिस्टम ना हो, केवल सिंगल पार्टी वही चुनाव में कंटेस्ट कर रही है और जीत भी जा रही है, अगेन इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। तो इसके पिछले कहानी में जिम्बाब्वे का किस्सा था, श्रीलंका का किस्सा था, इन सब किस्सा हम लोग ने पढ़ा। मैक्सिको में हमने देखा किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। पाकिस्तान में किस्सा था कि किस तरह से वहाँ पे जो है सरकार को गिरा के ऑटोक्रेटिक सरकार, एक तानाशाही और कह सकते हैं कि मिलिट्री राज लाया गया था। तो वो सारा पुराना कॉन्सेप्ट है, वो हो गया है। अभी हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि डेमोक्रेसी की बात। तो मैं बुक अपने सामने रखा हूँ ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े, आप देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर हैव अ फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर। स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ेंगे अगर आप, क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट द इलेक्टिंग द रूलर। डेमोक्रेसी केवल अपने राजा को चुनने तक का काम नहीं है कि हमने बस अपना जनता, हमने राजा चुन लिया, अपना रूलर चुन लिया, हमारा काम खत्म हो गया। डेमोक्रेसी का अगला है कि ये रूलर किस नियम, किस कानून, किस संविधान के अंतर्गत चलेगा और देश को चलाएगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब उस राजा को अपनी शक्तियों का प्रैक्टिस करने के लिए जो एक पूरी सिस्टम चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना, उस इंस्टीट्यूशन को संविधान के थ्रू चलाना, ये भी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दे हैव टू वर्क विथ एंड विद इन द इंस्टीट्यूशन। उस राजा को एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंट्रोल्ड संस्था द्वारा उसको चलना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। जैसे हमने अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है अपना, तो वो एक संविधान के अंतर्गत एक प्रॉपर रूल प्रोसीजर के अंदर वो काम कर सकते हैं। जो भी वो रूल करने का तरीका है कि जैसे कैबिनेट को बनाना, चाहे प्रोसीजिंग जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, उस शक्तियों को वो पालन करेंगे वो।
तो जो भी रूलर चुना जाएगा बाई इलेक्शन, उस रूलर को उस किसी इंस्टीट्यूट, विद इन इंस्टीट्यूट के साथ काम करना पड़ेगा। ये चैप्टर इसी तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करता है। इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में हमें चर्चा करना है। इस विभिन्न इंस्टीट्यूशन में आपका पार्लियामेंट आ सकता है, जुडिशरी आ सकता है, लोकल गवर्नमेंट आ सकता है, डिफरेंट गवर्नमेंट आ सकता है। जैसे अगर हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से पूछें, जैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया तो मंडल कमीशन को लेके दिया गया, तो यहाँ से मंडल कमीशन का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कौन सी बुक देख रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूं, ये सेम बुक है जो यहाँ पे PDF खुला हुआ, उसी का ये हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जो रूल मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इन इंस्टीट्यूशन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड जुडिशरी टू चेक एंड बैलेंस ऑन दिस 2 बॉडीज। यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नजर रखना कि जो संविधान या कानून या जो भी पॉलिसीज बनाई गई वो सही बन रही है या प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी देख रेख कौन करेगी? न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी। यहीं पे आप लोग ने अगर मेरी पुरानी क्लासेस आप लोग देखे होंगे तो एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, पावर शेयरिंग। किस तरह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होता है। एक था आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरा था आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये गवर्नमेंट आपस में इक्वल पावर शेयर करती है। बात करें वर्टिकल पावर शेयरिंग में, हम लोग सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, टॉप टू बॉटम का हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। उसमें लेवल्स होता है। वर्टिकल वाले में लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, जिसमें आपका सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट होता है। बात करें हॉरिजॉन्टल में सभी बराबर होते हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं होता है, बट आपस में इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता है। एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस फॉलो करते हैं। चेक एंड बैलेंस का मतलब अगर कोई कानून बन रहा है तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा और उसको चेक करने का काम जुडिशरी करेगा कि जो कानून या संविधान द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं वो जनता के हित में है कि नहीं है, या वो जब बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो संविधान के हैं या बेसिक जो राइट्स हैं या बेसिक जो प्रिंसिपल है, कहीं उसको ये मतलब छेड़खानी तो नहीं हो रही उसके साथ, या उसके फंडामेंटल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला था। फिर वो कानून बना भी नहीं था एक्चुअली, वो बिल पारित हुआ था, फिर उस बिल को वापस ले लिया गया बिकॉज वो जनहित या जो कह सकते किसानों द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आता है कि इस समस्या को जल्दी सरकार जल्द से जल्द सुलझाए, इस पर अपना निष्कर्ष दे। यानी कि चेक एंड बैलेंस का काम जो है जुडिशरी करती रहती है समय के साथ। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सभी इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये इंस्टीट्यूट किस तरह से आपस में कनेक्टेड है और ये इंस्टीट्यूट किस तरह से किसी भी देश को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। You have already read something about the institution in earlier classes. Here we will see quickly the summarize those and move to the asking a larger question. In the case of each institution, we ask what does this institution do? चैप्टर में इस पढ़ेंगे हम लोग जितने भी ये संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं का तो नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई। ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है, इंस्टीट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर क्या है, ये अपनी ताकतें कहाँ से प्रैक्टिस करती है, क्या इन ताकतों को संविधान में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, इन सारे बातों में हम, जैसे अभी आप देखे होंगे गवर्नर का आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, गवर्नर चेंज किए गए, लद्दाख इशू बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल समय चल रहा है, जो भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे आप लोग, द पावर ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर को क्या पावर है, हु अपॉइंट, उनका जो पावर है वो कहाँ पर उल्लेख है, कहाँ लिखा हुआ है, ये सारी इंस्टीट्यूशन बॉडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। The basic objective here to understand the institution together carry on the work government. हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन का आपस में क्या इंटीग्रेशन है और ये आपस में जोड़ के किस तरह से सरकार को चलाने में मदद करते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट को चलने के लिए इन सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का आपस में किस तरह से तालमेल बैठना जरूरी है ताकि वो सरकार या कोई भी सरकार या किसी भी देश की सरकार किस तरह से चल सकती है। मेनली यहाँ पे भारत की बात की जाएगी। In this chapter, we will take our example from working of national level government called central government, union government, and government of India. While reading this chapter, you will think and discuss the example of working of government in your state. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक
समझ आ जाएगी किस तरह से सरकार चलती है, आपके राज्य में कैसे सरकार चल रही है, आपके देश में कैसे सरकार चल रही है। आप बार बार जो न्यूज़ देखते हो, पार्लियामेंट में जो चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे पे पत्रों पर आरोप जो लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या क्या विपक्ष क्या है, रूलिंग पार्टी क्या है, सरकार बनती कैसी है, या सरकार सेलेक्ट कैसे इलेक्ट होती है, इन सारे मुद्दों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे किस तरह सरकार अपने पावर को एग्जीक्यूट करती है, उसके लिए किस तरह से हमारे डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन सारे डिवीजन किया गया है। एक लिस्ट है रेसिडुअल लिस्ट। रेसिडुअल लिस्ट में वो टॉपिक लिखे गए हैं जो कि जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय वो डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे, आने वाले समय में वो टॉपिक डिस्कवर किए गए, तो उनके लिए संविधान बनाने के लिए उसको हम लोग रेसिडुअल लिस्ट में रखते हैं। जैसे कि आईटी, रेसिडुअल लिस्ट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, यूनियन लिस्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कंकरेंट लिस्ट में आपका दोनों मिलकर देखती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला टॉपिक है हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में या किसी भी प्रांत में जो भी डिसीजन आता है कि जैसे कल से कर्फ्यू लग जाएगा, कल से ये धारा लग जाएगी, जो भी है वो डिसीजन होता कैसे है, या ट्रिपल तलाक जैसे आप न्यूज़ में सुने होंगे। इसमें एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको बहुत ही फेमस यहाँ पे आपको मंडल कमीशन ओबीसी आरक्षण जो दिया गया था उसको कोट किया गया। एक लेटर की आर्टिकल दी गई है कि जब कोई भी नियम या कानून या पारित होता है तो कि एक लेटर, गवर्नमेंट लेटर इस तरह जारी किया जाता है। ये गवर्नमेंट लेटर बनाता कौन है, ये गवर्नमेंट लेटर जो जारी किया गया है, ये न्यूज़ आर्टिकल जो जारी किया गया है, ये कौन सी संस्था लिखती है या कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसको लिखती है, किसके अप्रूवल से ये लेटर बनता है, और इसके इस ये जो लेटर है ये कैसे बिल बनता है, और इस बिल से कैसे कोई कानून बनता है, इसके बारे में इस टॉपिक में समझाया गया है। इससे देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो 31 दिसंबर 1980 को ये मंडल कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया था। अब आप देखेंगे किस तरह से लिखा गया है, यहाँ देखिए लिखा है किस तरह से, यहाँ पे ये डेट दिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन द सिविल पोस्ट एंड सिविल सर्विस, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इसमें जो भी लिखा गया। दूसरा, ये मेमोरेंडम पास किया गया, ठीक है, ये आपका मेमोरेंडम पास किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर बनाता कौन है, ये सारी जो बातें हैं ये आपको जानने की जरूरत है, ये आपके बेसिक के लिए काम आएगा। यहाँ पे एक डेट याद है, अगेन मैंने कहा था कैसे आपको नोट्स बनाना है, ये आपका नोट्स मिल गया, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग, ये आपके लिए नोट्स है, यहाँ से पॉइंट बनाएंगे कि ऑन 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डर, और एक ऑफिस मेमोरेंडम था। अब जिनको ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में नहीं पता होगा वो किस तरह से एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, वो नहीं लिख पाएंगे। ऑफिस मेमोरेंडम जो कीवर्ड है इसके बारे में ही नहीं पता होगा तो वो अपने आंसर में इस कीवर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, ये जो कीवर्ड है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप अपने आंसर राइटिंग में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। So on August 13, 1990, the government of India issued an order. It was called Office Memorandum. Like all government order, it has a number and known by that OM O.M.NO। ये इस तरह से लिखने का तरीका, जो सरकारी दस्तावेज या सरकारी डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से इस तरह से लिखा जाता है। इसको किसने बनाया था, इसने बनाया था जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। अब देखिए, अब जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है या उसको नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएगा। आपको यहां से एक टॉपिक मिल जाएगा, आपको ये पढ़ना होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ये देखिए, ये आपको डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है इसमें, ये आपको इसके बारे में आप
को पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या हर भारत सरकार में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ताकतें हैं, क्या क्या पावर है, जैसे यूपीएससी आपका कैसे रोल प्ले करती है। तो इसको कौन साइन किया था? जॉइंट सेक्रेटरी से। तो अब यहाँ से आप एक जॉइंट सेक्रेटरी के बारे में पढ़ सकते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी कौन होती है, कौन नियुक्त करता है, उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी ओथ प्रोसेस क्या होता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। एक पोस्ट के बारे में आपको पढ़ने के लिए यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका यहाँ से इस तरह से अगर आप लाइन से एक एक कीवर्ड से आप निकाल के और इसका आप तैयार करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दिस कुछ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक साइंसेस एंड पब्लिक साइन द ऑर्डर। इट वाज अ क्वाइट शॉर्ट एंड barely 1 पेज। ये एक पेज का बस ऑर्डर था। ये क्या था? एक पेज का ये ऑर्डर था। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन अ डिफरेंट मैटर, बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर। यार ये एक पेज का जो दस्तावेज मंडल कमीशन या जो आरक्षण का बनाया गया था, ये काफी विवादों में रहा। तो ऐसा क्या था इस ऑर्डर में? ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे ये एक पेज का एक डॉक्यूमेंट हो गया कि इतना विवादों में ये बना रहा? समझते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। अब समझने की कोशिश करते हैं ये जो लेटर है एक पेज का, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने बनाया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा, इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्या रहा, इसमें क्या क्या बातें लिखी थी और ऐसा क्या इसमें था लिखा जिसकी वजह से जनता में इतना रोष और जितना जनता में इतनी जो है कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। दिस ऑर्डर अनाउंस द मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर में ये बहुत बड़ा चेंज, अब तक का जो भी उस समय का सबसे बड़ा चेंज जो था वो आरक्षण को लेकर था। जो आरक्षण का मुद्दा अभी भी है, सबसे बड़ा एक तरह से चेंज था। 27% जो है रिजर्वेशन दिया गया था सिविल सर्विस और सिविल गवर्नमेंट में। किसको दिया गया था? सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, SEBC को। is another name for those people who belong to caste are considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only the scheduled caste and scheduled tribe. Now the new third category is called SEBC was introduced. Only the person who belonged to backward class were eligible for the quota of 27% on the job and other etc. मतलब 27% जो आरक्षण था। अब देखिए यहाँ से मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये NCERT का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको समझाता क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि जो अभी इकोनॉमिकली EWS का जो कोटा दिया गया है वो कितना हद तक सही है, क्या उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्या उसमें कोई परिवर्तन और आ सकता है। एक ये आपका डिबेटेबल क्वेश्चन बन सकता है। इस पे आप अपनी व्याख्या रखें, इलेबोरेट करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ठीक है, किसने डिसीजन लिया? किसने डिसीजन लिया? मैंने कहा था द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने इस डिसीजन को लिया, इस डॉक्यूमेंट को रेडी किया। फाइनली इसको पास किया जाएगा, फिर कानून बनेगा, फिर एग्जीक्यूशन इसको पास करेगी, वो एक पूरा प्रोसेस है। बट इस कौन है डिसीजन मेकर? कॉन्स्टिट्यूशन में या जो सरकार चलाई जाती है, सरकार चलाने में या संविधान जो चलता है उस संविधान में डिसीजन मेकर होता कौन है? Who decide to issue this memorandum? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. The office was merely implemented the instruction given by the Minister of Personal, Public Grievances and Pension, of which the department was a part. देखिए, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से MCQ क्या बनेगा, MCQ ये बनेगा कि जो ये रिपोर्ट है या मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा, किस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया था। आपको ऑप्शन मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। आपको क्या याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, विच डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट। वी कैन guess that such major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of main point you covered. अब यहाँ पे थोड़ा सा जिस्ट दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट या ऐसे, फिर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। यहाँ पे तो छोटी बातें बताई गई कि किस तरह से एक एक जिस्ट बताई गई कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशन किस नियम के थ्रू काम करते हैं? कोई ना कोई इन सारे इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पे संविधान में इनके बारे में लिखा गया होगा। ठीक है, The office of memorandum was a culmination of long chain of events. The government of India has appointed schedule second backward class commission. अब यहाँ से देखिए MCQ आपसे डेट, सीधे डेट पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे, आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन करना चाहिए। सीधे आपको डेट पूछा जाएगा, ये जो मंडल कमीशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कब बनाया गया था। देखो पब्लिश कब हुआ, इंप्लीमेंट तो 1990-91 में हुआ, वो अलग बात है, बट बनाई कही गई, पहली बार बनाई कब गई थी? तो 1779 में बनाई गई थी। 1900 सॉरी
1979 में बनाई गई थी। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी। इसको लीड कौन कर रहे थे? बीपी मंडल, जो कि मंडल कमीशन, बात के मंडल का मंडल पे बहुत सारे पॉलिटिक्स भी हुए सर, बहुत ये विवादित न्यूज रहा है। आप अगर चाहोगे देखोगे, छात्र सड़कों पे आ गए थे, अपने आप को जला दिए थे, यूनिवर्सिटीज जला दिए थे, गाड़ी बसें फूंक दिए थे, बहुत ये विवादित मुद्दा था। इस पे आप आर्टिकल देख सकते हैं। It was a popular called the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward class in India and recommend the step to take in the advance. The commission gave their report in 1980. तो एक साल के बाद इस कमीशन ने रिपोर्ट दिया। इस कमीशन का क्या काम था? इस कमीशन का ये काम था कि समाज में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके डेटाबेस को रेडी कराना, कि कौन कौन से लोग बैकवर्ड क्लास में हैं जिनको आरक्षण या आरक्षण रिलेटेड जो भी लाभ है वो उनको दिया जा सके। और ये रिपोर्ट जो है, ये कमीशन 1980 में ये रिपोर्ट सबमिट करती है। बीपी मंडल इसको लीड कर रहे थे। इस कमीशन ने 27% आरक्षण का जो है वो रखा था। वन ऑफ दिस वाज दैट 27% गवर्नमेंट जॉब वाज रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। आपको पता है कोई भी रिपोर्ट या कोई भी बिल पहले डिस्कस किया जाता है लोअर हाउस एंड अपर हाउस में, फिर उसको पास किया जाता है। अलग अलग मेजॉरिटी है, अलग अलग मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी, उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। बाद में वो प्रेसिडेंट का साइन होता है, फिर प्रेसिडेंट हैव अ वीटो पावर। ठीक है, वीटो में भी हम अलग अलग देखेंगे कौन कौन से वीटो होते हैं। वो वीटो पावर होता है, फिर उसके अगर वो साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है संविधान में, फिर उसका अमेंडमेंट हो जाता है। For a several year, many parliament and parties keep demanding the implementation of commission recommendation. They come Lok Sabha election, उसके बाद आता है लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन आता है 1789 का, जिसमें जनता दल ये इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की बात करती है और वादा करती है। देन लोकसभा इलेक्शन 1989 इलेक्शन मैनिफेस्टो, जनता दल प्रॉमिस दैट if voted to power it will implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government. After this election the leader VP Singh become the prime minister of several. अब यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? याद रखिएगा VP सिंह, जनता दल के, क्योंकि अब बीजेपी आप सुन रहे हो। जनता दल के VP सिंह ने मंडल कमीशन को या मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया था। कब? 1919 के इलेक्शन के बाद 1990 में। क्या था इसमें देखिए, ओके, ये डेट याद रखिएगा 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। नेक्स्ट डे द प्राइम मिनिस्टर VP सिंह इन्फॉर्म पार्लियामेंट अबाउट डिसीजन थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है, 1990 को ये रिपोर्ट लागू कर दी गई, किसके द्वारा? VP सिंह के द्वारा। The decision of cabinet was sent to Department of Personnel and Training, and the senior officer of department draft an order in a line with the cabinet decision and took the minister approval. An official signed the order. 13 अगस्त 1990 को इस मेमोरेंडम को सभी डिपार्टमेंट में भेजा गया और इस पे साइन कर दिया गया। कुछ ही महीनों के बाद, a few month later, इस पे डिबेट छिड़ गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर जगह पे जो है इस पे जो है एक पूरी तरह से जो है, फिर इसके में बहुत सारा आप देखेंगे विवाद चला था। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि दखल दिया। और फिर आप सुनेंगे कि इसमें एक वो इंदिरा साहनी केस बहुत ही फेमस है। एक इंदिरा साहनी केस आया था कि किस तरह से इसमें रिजर्वेशन का भी एक सब डिवीजन बनाना चाहिए, कि किनको रिजर्वेशन किस हद तक देना है। मतलब जो बैकवर्ड क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी मतलब वो डेवलप्ड हैं, कहने को बैकवर्ड बस उनको ना मिले, तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंप्लीमेंट कराई गई थी। इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, अभी रोक देते हैं इसको। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, वी विल कवर इन नेक्स्ट पार्ट। तो टिल हियर आप 1-2 पेज पढ़ लीजिएगा जो मैंने कहा है, और सब्सक्राइब अवर चैनल एंड, और जो हमारा ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ, अनुसार। टेक केयर, बाय बाय।